तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर फिल्मी पर्दे पे काम करने की लालच किसी भी कलाकार को कितनी बड़ी गलती करने पे मजबूर कर देती है कि बिना सोचे समझे, बिना उस ऑफर को जो उनको मिलती है उसकी बारीकियों में जाके, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी कागजी कार्रवाई पे सिर्फ आप किसी की बात मान लेते हो, देश से प्रदेश चले जाते हो और वहाँ जाते ही आप सीधा जेल में पहुँच जाते हो। कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई की एक खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ। यंग लड़की, हार्डली 27 साल की उम्र से कई फिल्मों में काम कर चुकी है, वेब सीरीज में काम किया। बाटला हाउस फिल्म आपने देखी होगी, दिल्ली में जो पुलिस एनकाउंटर हुआ था, बहुत फेमस, जिसमें दिल्ली के जो बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, मोहन कुमार, उनका भी डेथ हुई थी उसमें। उसके साथ साथ काफ़ी अंडरवर्ल्ड के जुड़े हुए फिगर मरे और पुलिस वाले भी मरे। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, फेक एनकाउंटर कहा गया, बंद हुए, स्ट्राइक हुई, कोर्ट कचहरी तक केस गया, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों को सज़ा हुई जो उस पूरे एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे। और वो इनकाउंटर शायद पहला था जो लाइव भी दिखाया जा रहा था। बहुत सारे टीवी चैनल ये वो वहाँ पहुँचे हुए थे और हर चीज़ दिखाई जा रही थी। उसके बाद भी लोगों ने ये इल्ज़ामबाजी लगाई कि वो फेक एनकाउंटर था। शायद उसी कंट्रोवर्सी के चलते हुए एक फिल्म बनी, बाटला हाउस। उस फिल्म में इस कलाकारा ने, जिसका नाम है प्रसन्न परेरा, उसने काम किया था। एक साइड रोल था लेकिन रोल की तारीफ हुई थी। उसके साथ साथ एक फिल्म आई थी सड़क 2, उसमें भी एक अच्छा रोल इस अभिनेत्री ने निभाया। साथ साथ अभी पिछले दिनों एक वेब सीरीज बनी थी थिंकिस्तान, देखिए कितना बढ़िया नाम है, थिंकिस्तान, कि सोचो, वो नगरी जहाँ सोचना चाहिए। लेकिन इस लड़की ने शायद सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा, इसका भी कारण है। अब ये लड़की मुंबई की एक आईसी कॉलोनी में रहती है, बोरीवली में। बहुत बड़ी क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है, बहुत बड़ी गिनती में क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक सिटी की तरह, एक छोटे शहर की तरह वहाँ पे रहते हैं। मेरे भी बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त उस कॉलोनी में रहते हैं, आईसी कॉलोनी उसका नाम है। वहीं पे ये लड़की अपने माता पिता और भाई के साथ बहुत सालों से रह रही थी। इसके फैमिली का बिजनेस शायद कुछ रियल एस्टेट का भी है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी या इन्वेस्ट करना, और जब अच्छे पैसे मिले तो उसको बेच देना। इस किस्म का काम भी शायद इसकी फैमिली का है, जो इस घटनाक्रम से मालूम पड़ता है। तो इसी कॉलोनी में एक और आदमी रहता है जिसका नाम है एंथनी पॉल। वो शख्स बेकरी का काम करता है। मुंबई के दो अलग अलग जगहों पे उसकी दो बेकरी शॉप्स हैं। अच्छे व खासे पैसे कमाता है और उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो क्रिमिनल माइंडेड है। जल्दी पैसा कमाना या किसी और बड़ी साजिश के नीचे इन लोगों ने कुछ ऐसी स्कीम बनाई कि इस किस्म के लोगों को उल्लू बनाया जाए, बेवकूफ़ बना के उनको बाहर भेजा जाए और वहाँ उनको पकड़वा दिया जाए। ये क्यों करते थे, ये अभी पुलिस का मामला है। मुझे जो लगता है इनिशियल स्टेज पे ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है जिसकी पूरी पड़ताल होना चाहिए। आपको आगे बताएंगे कि ऐसा लगता है तो क्यों लगता है। अब इस लड़के का एक दोस्त है जिसका नाम है रवि बोभाटे। वो आदमी कनकावली का रहने वाला है। अगर आप मुंबई से गोवा जाओ तो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक कनकावली शहर आता है, जहाँ के हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी हैं, नारायण राणे। वो उसी इलाके के रहने वाले हैं।
बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने शिवसेना की तरफ से, फिर दूसरी कांग्रेस में चले गए, अब बीजेपी में चले गए, कुछ और सेंटर में मंत्री भी है शायद। तो इस तरीके से उस इलाके में वो रहने वाला आदमी, नाम तो उसका गणेश है लेकिन रवि के नाम से वो ज़्यादा पहचाना जाता है। वो पुराना क्रुक किस्म का आदमी है और इस किस्म की दिमाग उसका चलता है किसी का नुकसान कैसे करना है। तो ये रवि के थ्रू एंथनी पॉल, जिसको शायद अगर खुद इस परिवार से बात करता तो शायद पहचाना जाता, उसने खुद बात नहीं की। और रवि के थ्रू इस लड़की प्रसन्न परेरा, उसकी मदर प्रेमिला से फ़ोन करता है तकरीबन 23 मार्च या 24 मार्च को कि मैडम मैं आपको पहले 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मिला था, इसलिए आपका नंबर तभी का मेरे पास है। अब प्रेमिला को ये याद नहीं आया कि ये वाकई इस आदमी को मैं कभी मिली थी कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में कई लोगों से बातचीत होती रहती थी और मुंबई के बाहर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का लेना देना उनका था। हैदराबाद में भी इन लड़कों के साथ जाके आई थी और उसके बाद ही ये झगड़े होने शुरू हुए। खैर, असल मुद्दा ये था कि उस लड़के ने फ़ोन किया और उसको कहा कि मेरे पास आपकी बेटी के लिए एक ऑफ़र है। मुझे मालूम है वो फिल्मों में काम करती है, वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में, और उसके लिए एक अच्छा रोल है। अब किसी भी माँ बाप के लिए, उनके बच्चे के लिए अगर कोई अच्छी ऑफ़र आती है, वो भी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, तो उनको बहुत खुशी होती है। और यहाँ तो ऑफ़र दी गई एक हॉलीवुड की वेब सीरीज़ की, और वो औरत फटाफट अपनी बेटी को लेकर साथ में से मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में एक 5 स्टार होटल की कॉफ़ी शॉप में मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में पूरा जो एक स्क्रिप्ट लिखा गया होता है उसके मुताबिक इस लड़की को बताया जाता है कि एक बड़ी हॉलीवुड की वेब सीरीज़ बन रही है, उसकी ऑडिशन, मतलब एक तरह से उसकी इंटरव्यू वो दुबई में होगी। उसके लिए आपको एक दिन वो इंटरव्यू देने के लिए दुबई जाना होगा। आपका आने जाने का खर्चा सारा हम करेंगे, आपके होटल का रहना, गाड़ी, आने जाने की टिकट सब हम मुहैया करवाएंगे। अब जब इस किस्म की बातें सामने आती हैं तो लोगों को यकीन और हो जाता है कि हमसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, हमसे कोई डिमांड नहीं की जा रही, और मिलने के बाद इमीडिएटली ऑफर आती है, सब खर्चा करने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जेन्युइन होंगे। तो इस तरीके से उनके चुंगल में फंस गए। और वही हुआ। 1 अप्रैल को इस लड़की को मुंबई शारजा की कंफर्म टिकट दे दी जाती और वापसी की टिकट कंफर्म करवाई जाती है 3 अप्रैल की। लेकिन इसको कहा जाता है क्योंकि दुबई की फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, रश बहुत चल रहा है, इसलिए आपकी टिकट शारजा की करवाई गई और शारजा से, एयरपोर्ट से हमारी गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही होगी। आप उस गाड़ी में बैठना और आपको दुबई के हिल्टन होटल में आपकी बुकिंग की हुई है, वहाँ पे वो गाड़ी आपको छोड़ देगी। वहाँ आप टेलीफोन पे इतला करेंगे कि किस शख्स को कहाँ मिलना है, इंटरव्यू, आपकी जो ऑडिशन है वो कहाँ होनी है। 1 तारीख को फ्लाइट के 3 घंटे पहले ये लड़का रवि बाबोटे, ये उस लड़की को एयरपोर्ट के नज़दीक एक और कॉफ़ी शॉप में मिलता है। 2 घंटे साथ में बताते। उसके जब जब लड़की को एयरपोर्ट एंटर करना होता है तो उसको अचानक एक ट्रॉफ़ी पकड़ा दी जाती कि ये ट्रॉफ़ी आप साथ में लेके जाओ, ये ट्रॉफ़ी आपकी ऑडिशन का एक हिस्सा है, उसमें एक प्रॉपर्टी है ये ट्रॉफ़ी, तो वहाँ नहीं मिलती, कुछ होता, आपको ढूंढने में तकलीफ़ होती, इसलिए इसको यहीं से साथ में ले जाओ।
अब लड़की का फ्लाइट का टाइम हो रहा है, T3 टर्मिनल पे उसने जाना, जहाँ से शारजा की फ़्लाइट की उसकी कंफर्म टिकट उसके हाथ में पकड़ी हुई। तो लड़की बिना सोचे कि ये ट्रॉफी ऑडिशन क्या चक्कर है, वो तो खुश थी कि मैं हॉलीवुड की वेब सीरीज़ में काम करने जा रही हूँ। वो ट्रॉफी लेके एयरपोर्ट पे चली जाती। 1 तारीख को शाम को 3:30-4 बजे के करीब उसकी फ़्लाइट थी। आप देखिए कि मुंबई से कस्टम की क्लियरेंस होती है, इमिग्रेशन की क्लियरेंस हो जाती है, लेकिन कोई उस ट्रॉफी के ऊपर शक नहीं करता। और ये लड़की अपने साथ वो ट्रॉफी लेके शारजा पहुंच जाती है। और जैसे ही शारजा पहुंच के अराइवल हॉल में भी पहुंच जाती है, और वहाँ जाके जब फ़ोन करती है कि मैं शारजा पहुँच गई हूँ, मेरी वो टैक्सी वाला कोई नहीं आया, और मैंने होटल पे फ़ोन किया हिल्टन पे, वो कहते हैं कि आपके नाम की कोई बुकिंग नहीं है। तो मैं टैक्सी के लिए होटल में फ़ोन किया, तो ये आदमी बोलता है कि अब इंतज़ार कीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, अब मैं आपको वापस फ़ोन करता हूँ। इसी चक्कर में 2 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों का फ़ोन नहीं आता। तो लड़की बहुत गुस्से में होती है कि मैं एक दूसरे देश में, मुझे अराइवल हॉल में खड़ी और मुझे लेके जाने वाला कोई नहीं। उसने गुस्से में आके वो ट्रॉफी वहाँ के एक डस्टबिन में फेंक देती, और उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन लगाती है, अपने बाप से बात करती है, फादर से। तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर देखो, अगर कुछ नहीं होता तो आप वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो उन्होंने बोला, लड़की ने बताया कि मैंने वो ट्रॉफी तो डस्टबिन में फेंक दी। तो इसके पिता ने सलाह दिया कि वो ट्रॉफी जो भी है वो लेके पुलिस को कंप्लेंट करो कि ऐसे मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है, और तुम उनको रिक्वेस्ट करो कि आपको वापसी की टिकट जो 3 तारीख की है वो पहले की करवा के वहीं एयरपोर्ट से आप वापस रिटर्न फ्लाइट लेके आ जाओ। तो और किसी से बात मत करना, आप पुलिस से बात करो, आपको वो हेल्प करेंगे। और जैसे ही ये लड़की पुलिस के पास पहुंचती है, उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन पहुंची होती है। वो इस लड़की के ऊपर वॉच रख के बैठे होते हैं कि ये लड़की को मिलने कौन आएगा और वो ट्रॉफी लेने कौन आएगा। वो रेड हैंडेड पकड़ना चाहते थे कि उस प्रॉपर्टी का रिसीवर कौन है। तो लेकिन जब वो नहीं आया और लड़की ने अप्रोच किया, तो वो लोग इसको लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहाँ पे ट्रॉफी को जब ओपन किया जाता है तो उसमें से हाई क्वालिटी ड्रग निकलती, नशे का पाउडर निकलता है, और उस लड़की को अरेस्ट करके सीधा जेल भेज दिया जाता है। और इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पे है उसको इतला दे दी जाती है कि आपकी एक नागरिक हमने ड्रग के केस में अरेस्ट की है। अब इंडियन एम्बेसी जो है वो इसके माता पिता को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी लड़की इस तरह से जेल में है। अब माँ बाप के लिए चिंता खड़ी हो गई। अब उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अल्टीमेटली एक इंस्टाग्राम पे लड़की के भाई ने पोस्ट डाली। उन्होंने पुलिस के साथ जाने का सोचा नहीं था। उसने तो ये बताया कि कुछ लोगों ने हमें इस तरीके से बेवकूफ़ बना के हमारी बहन को शारजा में पकड़वा दिया। तो उस इंस्टाग्राम पोस्ट के जवाब में 4 लोगों ने और शिरकत कर ली कि हमारे रिश्तेदारों को भी इसी तरह शारजा भेजा गया था। वो लोग कौन हैं हमें आज तक नहीं पता। उनमें से 2 लोग जो थे वो अभी भी शारजा की जेल में बंद हैं, और 2 लोग की किस्मत अच्छी थी, वो बच के वापस आ गए। तो जब इसकी पोस्ट हुई तो इसने भाई ने सोचा उनसे कांटेक्ट करके, तो क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 10 है, 10 नंबर यूनिट मुंबई क्राइम ब्रांच की, उसमें कंप्लेंट करते हैं। साथ में साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन पड़ता है अबाकोला का, वहाँ भी कंप्लेंट होती है, चकाला का पुलिस स्टेशन, वहाँ भी कंप्लेंट करते हैं। तो उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उनके टेलीफोन नंबर से ट्रेस करते हुए इन दोनों लोगों को पकड़ा जाता है। पहले एंथनी पॉल पकड़ा जाता है, उसके बाद में दूसरी दिन रात को लंबी चौड़ी
मुशक्क़त के बाद विजय रवि उर्फ गणेश बाबोटे वो भी पकड़ा जाता है। उसको कनकावली से कहीं से पकड़ के लाते। तो जब इनकी इंटेरोगेशन होती है तो एंथनी पॉल बड़ा अजीब सा एक बहाना लगाता है कि कोरोना काल में मैं इनके घर के पास से गुजर रहा था तो इनके कुत्ते ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं और मेरी बहन दोनों जा रहे थे, तो मैं एक कुर्सी लेके अपनी बहन को उस कुत्ते से बचाने के लिए उसको जब कुर्सी लेके उसके पीछे जा रहा था तो इस लड़की की मदर प्रेमला ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, पूरी सोसाइटी के सामने मेरी बेइज्जती की। मैं उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की है। अब कोरोना काल खत्म हुए भी कई महीने हो गए, उसका बदला भी लेना था। एक कुत्ते के भौंकने पे आप इतना बड़ा कांड कर देते हो। और जब पुलिस ने पूछा कि बाकी लोगों के साथ आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या उनके पास भी उनके कुत्ते रखे हुए थे जो आपके ऊपर भौंके थे, इसलिए आपने उनको फंसाया? अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस बात को लेकर चल रही है कि कहीं ये लोग इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके, जैसे इस लड़की को ट्रॉफी में ड्रग डाल के दिया, पहले 2 लोगों को किसी और आइटम में ड्रग डाल के दी गई थी, जो दूसरे 2 लोग थे जो बच के आ गए उनको किसी और तरीके से ड्रग डाल के दी गई थी। तो ये लोग कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे थे कि अगर यूएई में, दुबई में, शारजा में, अजमान में, इधर इधर कहीं अगर ड्रग भेजनी है तो सेफेस्ट तरीका क्या हो सकता, एयरपोर्ट से क्लियर कैसे हो जाता। तो मुंबई एयरपोर्ट तो उन्होंने परख लिया कि यहाँ से तो आसानी से ड्रग बाहर निकल जाती है। पहले के 4 अभी 5वीं ये लड़की एयरपोर्ट से निकल गए थे मुंबई एयरपोर्ट से, किसी ने कोई ड्रग डिटेक्ट नहीं की गई। लेकिन शारजा एयरपोर्ट पे 5 में से 3 पकड़े गए और 2 आराम से निकल गए, और जो ड्रग जहाँ देनी थी वो दे के वापस आ भी गए। तो इनका कोई नया कोई इंटरनेशनल रैकेट, ड्रग रैकेट चलाने की फिराक में थे, या शायद इनके पीछे कोई और बड़ा गैंग है जो खुद पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह के इनको आगे लगा के इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे डिटेल से मुंबई की क्राइम ब्रांच कर रही। तो दोस्तों ये कोई पहला मौका नहीं। मुझे याद है बहुत साल पहले मुंबई में एक स्टैंड इन कॉमेडियन हुआ करता था, मिमिक्री आर्टिस्ट वी सूरी। वो इंडिपेंडेंटली भी स्टेज शो करता था, और उस समय के मशहूर सिंगर जो नरेंद्र चंचल जिनका नाम था, जो भजन वगैरह भी गाया करते थे, माता की भेंट गाते थे, बहुत सेलिब्रिटी फिगर थे अपने ज़माने की, उनकी स्टेज भी ये वी सूरी नाम का लड़का कंडक्ट किया करता। पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गया था, एक होटल में परमानेंट कमरा लेके रखा हुआ था नरेंद्र चंचल ने, और वी सूरी ने बैंड्रा के होटल एयरवेज जो कुछ इस किस्म का उसका नाम था, पैम्पोश होटल के ऊपर हुआ करता था, रेस्टोरेंट के ऊपर, बैंड्रा लिंकिंग रोड पे। तो वहाँ से वो आदमी ऑपरेट करता। उन दिनों में एक फिल्म आई थी कोई, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, जिसमें एक गाना था, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। उसमें वो बस के अंदर जो लड़का डांस कर रहा है हीरो बन के, जिसका डांस बहुत फेमस हुआ था, वो लड़का है वी सूरी। बहुत जिंदा दिल इंसान था, हंसता रहता था, खुश रहता था, बात बहुत निकलती थी। गुरदास मान के साथ भी उसने कुछ शो किए थे। तो बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ वो स्टेज कंडक्ट करता था, लोगों को जोक सुना के, मिमिक्री करके हंसाता था, एंटरटेनमेंट करता था। उस लड़के को भी एक दूसरे एक्टर ने, जो पंजाब का ही था, अभी वो इस दुनिया में नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उस लड़के ने उसको इसी तरह से उसके बैग में ड्रग डाल के उसको लंदन भेजा किसी काम के लिए, और ये वी सूरी लंदन जाने के चक्कर में फंस गया।
उसके बिल्कुल दिलो दिमाग में नहीं था कि मेरे साथ कोई बुरी हरकत हो सकती। और जैसे ही लंदन एयरपोर्ट पे उतरा, उसका वहाँ की लोकल ड्रग एजेंसी ने पीछा करना शुरू किया। उसको जो पैकेट दिया गया था, जो जिस किसी को देना था गिफ्ट आइटम, वो जैसे ही उसके घर में देने के लिए पहुंचा, उस आदमी ने लिया और तभी साथ की साथ ब्रिटिश पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। बहुत साल बेचारा वो इंग्लैंड की जेल में सड़ा। कहते हैं कि पागल भी हो गया था। उसके बाद उसकी खबर नहीं, जिंदा भी है कि नहीं है, वापस आया कि नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। नरेंद्र चंचल की भी डेथ हो गई, कुछ सोर्स नहीं था उसको ढूंढने का, लेकिन बाद में कोई खबर नहीं आई। उसके पहले, थोड़े साल पहले, एक गीता खन्ना बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, काफ़ी सारी फिल्में की स्पोर्टिंग रोल में। उसके साथ भी उसी एक्टर ने इसी किस्म का खेल खेला था। उस लड़की को भी बेचारी को लंदन भेजा, एक गिफ्ट पैकेट दे दिया, और जैसे ही वो आदमी उस लड़की से उसकी जहाँ वो रुकी हुई थी वो रिसीव करने आया, तो भी रेड हैंडेड ब्रिटिश एजेंट्स ने उसको पकड़ लिया। और वो लड़की भी इंग्लैंड की जेलों में बहुत साल तक सड़ती रही और बाद में शायद उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे कलाकार जिनको लालच आ जाता है थोड़ा सा, अपनी जो उनको सोच समझ के किसी का गिफ्ट लेके जाना है नहीं लेके जाना है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं लोगों को, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई अच्छा आने वाले दिनों में और रोल मिलेगा या फिल्मों में करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब इन लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन वो लड़की 1 तारीख से वो शारजा की जेल में बंद है। अब इंडियन एम्बेसी को अप्रोच किया जा रहा है, पूरी इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लगा के इसकी पूरी जो फाइंडिंग्स हैं वो इंडियन एम्बेसी को भेजी जाएंगी। एम्बेसी उसको लेके शारजा अथॉरिटीज़ के साथ बात करेगी, और अगर वहाँ की फोर्स, पुलिस फोर्स या कोर्ट कचहरी हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट को मान लेती है तो हो सकता है वो लड़की छूट के वापस आ भी जाए। लेकिन वहाँ के कानून बहुत सख्त है, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। परिवार को चिंता है, लेकिन इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई बड़ी गेम इसके पीछे काम कर रही है, उसका भंडाफोड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।